हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैटेगराइज करके यानी कैटेगरी में डिवाइड करके बताया, सेम उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पर फिजिक्स के लिए भी एक वीडियो लाया जाए। तो आप सभी के कहने पर आज हम फिजिक्स में लेकर के आए हैं एक रामबाण वीडियो। यानी आपको आज हम बताने वाले हैं भैया कि आपके फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। और एक चीज ध्यान देना, जो भी परिभाषा हम बताएंगे 100 में 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। भाई कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम ले रहे हैं कि जो कुछ बताएंगे आपका सेम हूबहू बोर्ड पेपर में आएगा, बाहर से नहीं। हाँ, इतना जरूर होता है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बस थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो आज हम आपको देने वाले हैं ये पूरा का पूरा 90+ की प्रिपरेशन आपकी होगी, इस बात का ध्यान देना। तो फिजिक्स के अंदर भी चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा देखने हैं। हालांकि बहुत सारे मतलब इसमें जितना है भाई पार्ट 1 फिजिक्स हमने ख़त्म भी कर दिया है, और इन सब के लिए हम इसके बाद एक आपकी मैराथन वीडियो भी लाएंगे 4 से 5 घंटे की, जिसमें सब निपटाएंगे। बट अभी आपको समझना होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपके पास कोई बुक हो या क्वेश्चन बैंक है, ठीक, आप उसको टिक कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज़ भैया, महत्वपूर्ण नियम। इसमें भी तो नियम है, तो ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक सब हैं भैया। और उसके बाद सैद्धांतिक प्रश्न। सैद्धांतिक प्रश्न बच्चों ज़्यादातर आपके ये 3 नंबर वाले होते हैं, और वैसे भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, तो 70 में 30 नंबर का तो यही होते हैं। इसमें सैद्धांतिक प्रश्न भी मतलब होते हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, बट ज्यादातर बच्चों सैद्धांतिक। देखिए सैद्धांतिक का मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिखना हो, उसको बोलते हैं सैद्धांतिक प्रश्न। और नेक्स्ट है, अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो महत्वपूर्ण निगमन। ठीक, आपके निगमन यानी डेरिवेशन कौन कौन से हैं, ये तो ज्यादातर भैया 5 नंबर में ही आते हैं। कभी कभार हो जाता है कि ये 3 नंबर में आ जाए, लेकिन जो निगमन वाला होता है ज्यादातर आपके क्या है 5 नंबर के ही होंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल भी होते हैं। अब न्यूमेरिकल तो हमने बताया ना, 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, 3 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए तो ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर का पढ़ना है और वो हम करवा भी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं, और आज आपको एकदम मजे में अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में रख लेना है। यहां पर हमने कैटेगरी डिवाइड किया है, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है कि अगर हम चीज़ों को अलग अलग कर देंगे बच्चों, तो हमारा दिमाग हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। वही चीज़ हमने बताया ना कि पता चले भाई क्या है, हज़ारों स्कूल के बच्चों को ड्रेस पहना करके बस एक झुंड में कर दिया जाए, तो अगर आपको बोल दिया जाए पहचानो, तो इससे इतना दिक्कत होगी। लेकिन उन्हीं को बोल दें कि भैया आप क्या करिए, आप 10 लाइन लगा लीजिए, तो आप फटाक से बता दो कि हाँ ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। आप मतलब इस तरह से लाइन में अगर खड़े कर देंगे, कतार में अगर खड़े कर देंगे, तो आप आराम से उनको पहचान सकते हैं। ठीक, ये चीज़ होता है। तो वही चीज़ आपको करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में, खास तौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही, और क्योंकि सबसे ज़्यादा यही परेशान करते हैं। बायोलॉजी में भी बताएंगे, डोंट वरी। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में अगर हम देखें भैया, तो परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी हमने बताया ना, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यहाँ पर इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा हो गया, ठीक है, मात्रक हो गया, और साथ ही साथ विमा हो गया। तो ये चीज पूछा जाता है। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये परिभाषा भी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लिख भी देंगे, परेशान नहीं होना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी परिभाषा, मात्रक, विमा। ठीक, और चौथा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं क्या है, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता, हर साल आता है। अब की बार भी मतलब 2024 में भी पूछा था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्यों? तो हमने अच्छे से बताया भैया, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके कटान बिंदु पर दो क्या होता, दो मतलब वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं
बन जाती हैं, जबकि एक साथ दो दिशाएं होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही कारण है ये नहीं काटती हैं। तो ये चीज़ सब बताया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से टॉपिक हैं, देखते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हालांकि 1 नंबर में ही पूछता है भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करवाया है अगर आपको याद हो डेरिवेशन में, ठीक है। और अगला है विभव प्रवणता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभव प्रवणता। अगला है बच्चों धारा घनत्व, ठीक। इसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस उड़ा ढका के बताना नहीं है हमको, बस वो चीज़ देना है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% आ जाए, ठीक है। अगला है गतिशीलता, हाँ इसके बारे में ज़रूर कहेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अगर 2022 का पेपर आप देखोगे ना तो 5 सेट में आया था, 2023 में भी देखोगे 1-2 सेट में आया, 2024 में भी 2 सेट में आया था। तो गतिशीलता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो भैया स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अब विशिष्ट प्रतिरोध में वही चलेगा कि भैया इसकी परिभाषा लिखना है आपको, ठीक, इसका मात्रक लिखना है और इसका विमा लिखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। यानी 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आएगा तो केवल परिभाषा, लेकिन 2 या फिर अगर 3 नंबर में पूछ लेता है तो कहेगा परिभाषा मात्रक विमा लिखिए। अगला है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, इसका भी परिभाषा मात्रक व विमा कहेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे वैद्युत बल रेखाओं में बताया था, सेम ऐसे ही बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ये है कि कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब परिभाषाएं हैं, बस 1-2 नंबर वाले हैं, एक या तो 1 लाइनर होते हैं या तो आपके 2 से 3 लाइन में आएंगे, इसीलिए भैया इनको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। और हम बोल भी रहे हैं ना कि जल्द से जल्द हम इन सारे टॉपिक पर सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में निपटाएंगे, परेशान नहीं होना है। हम हैं तो भाई क्या गम है, याद रखना, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया भैया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो 15 नंबर पे है, 15 नंबर पे स्वाप्रेरण गुणांक, तो इसको तो हम मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सीरीज में रखेंगे। ये मतलब कोई ऐसा साल नहीं, कोई साल की बात कर रहे हैं, अगर 7 सेट बने यानी बन जाए तो यूं समझिए किसी ना किसी तरीके से 7 में आ सकता है, नहीं तो मिनिमम 4 से 5 में तो देगा ही देगा। स्वाप्रेरण गुणांक और एक और है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रसगुल्लों। अगला है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता या वोल्टेज का शिखर मान या फिर महत्तम मान, ठीक, ये परिभाषा भी पूछता है। नेक्स्ट है अनुनादी आवृत्ति, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति LCR सर्किट से है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब, क्योंकि अब वक्त नहीं है, मेहनत आपको करना है भाई, हम तो कर ही रहे हैं लेकिन हमारे साथ आपको भी मेहनत करना है। और केवल यहीं तक नहीं कि हाँ बस आप वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ करें ही ना, नहीं, पढ़ना है, मेहनत करना बच्चों। आप चाहे स्कूल जा रहे हो, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर हमसे पढ़ रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे बोले तो ऑनलाइन, ठीक, या फिर आप घर पर बैठे हैं, तो ऑल टाइम आपको मतलब खाली नहीं बैठना है, पढ़ाई करना है। बोलते हैं ना कि अगर आप उस काबिल बन जाएंगे किसी ना किसी दिन, तब उसका मज़ा मिलेगा, तब आप सोचेंगे कि हमने एक दिन मेहनत किया, आज इस मुकाम पर हैं। अगर आप सोचते हो आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो इधर उधर के चक्कर में, ठीक, होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी कल ही एक बच्चा बोला कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमारा दिल टूट गया है, हम क्या करें। देखिए हर एक इंसान के लाइफ में ऐसी इंसिडेंट होती है भाई, हमारी भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारे मतलब किसी से तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हाँ लगा यार सब कुछ यही है। तो होता है बच्चों,
आपके ज़िंदगी में ऐसे न जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, तो ये आना जाना लगा रहेगा, ये दुनिया में होता रहता है। ठीक, कोई आएगा कोई जाएगा, किसी से आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, लेकिन कोई परमानेंट नहीं टिकेगा, याद रखना। क्योंकि आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आज सोच रहे हो कि हाँ ये मेरा है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए जान दे सकता है, तो यह आपकी गलतफहमी है। पहली बात तो जो गया वो आपका था नहीं कभी, और जो भी आपका है वो कभी जाएगा नहीं। तो इस बात का ध्यान देना। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि आप औरों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो, दूसरों के लिए आप पूरी दुनिया हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। तो भाई कैसे सोच लिया कि आप दूसरों के लिए खास हो? खास तभी तक होते हो जब तक कि आपसे बेहतर कोई मिल नहीं जाता। याद रखना कि भाई जिस दिन आपसे बेहतर उसको मिल गया, उस दिन वो आपको भूल जाएगा। कोई भी हो, कोई भी, किसी की भी बात कर रहे हैं, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम हर किसी की बात कर रहे हैं कि भाई तब तक ही आप उसके लिए चहते होते हो जब तक कि आपसे कोई बेहतर नहीं मिलता है। जिस दिन कोई आपसे बेहतर मिल गया ना, उस दिन आप ठुकरा दिए जाओगे। कौन हो? कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं बच्चों की दुनिया में अपना केवल और केवल माँ बाप होते हैं, बस वही अपने हैं, बाकी तो मोह माया है। ठीक है ना। और एक गुरुजन आपके हैं जो आपको सही गलत का फर्क बताते हैं, आपको ये चीज़ बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, और क्या अहमियत होती है पैसे की आज के टाइम में, तो उसी के बारे में सोचना है ना। भाई कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं बहुत कुछ है, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे अगर जेब में जरा सी छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो याद रखना भैया, यही जिंदगी का एक अहम पहलू होता है, यही वास्तविकता है कि पैसा इतना कमाओ कि जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, जो लोग आज आपको दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कल वही आपको फॉलो करें। ठीक है ना। चलिए, तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। फिर हम देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि भैया जो 20 नंबर पे है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ये आपका जो परावर्तन था समतल, मतलब ये क्या कहते हैं, चिकने तल पर परावर्तन, तो ये तो पहले नहीं था, फिर आ गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक। नेक्स्ट है संयुग्मी फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको कहेंगे, संयुग्मी फोकस। अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट से ये सारे परिभाषाएं पूछी जाती है, क्योंकि लाइट से ही, अगर हम आपको बता दें बच्चों, याद रखना जो लाइट चैप्टर है, लाइट से ही सबसे ज्यादा 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी 70 में से केवल 13 नंबर आपके लाइट चैप्टर से होंगे। एक ही चैप्टर से 13 नंबर, समझ सकते हैं कि लाइट वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जल्द ही हम लाइट अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स खत्म ही कर दिया है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक, क्रांतिक कोण क्या होता है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी साथ में इसकी शर्तें पूछता है बहुत ज्यादा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें बताइए। ठीक, या फिर हम कहेंगे कि लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। अगला है 27 नंबर की लेंस का द्वितीय फोकस, तो ये सबसे ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, अभी यही है, मतलब इतना याद रखना, ये टॉपिक आपको देखना है। अभी हमने करवाया तो नहीं है क्योंकि सेकंड फिजिक्स का है ये। ठीक, बट बता रहे हैं ना कि बस आज या कल में स्टार्ट करेंगे। अगला बच्चों की प्रकाशिक केंद्र, ये भी काफी पूछता है। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है कि कोणीय विक्षेपण किसे कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता 30 नंबर का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं।
और 32 नंबर पे है तरंगाग्र क्या होता है। देखिए ये सारे टॉपिक काफी पूछे जाते हैं, तरंगाग्र क्या होता है। ठीक, अगला है कि 33 नंबर पे है व्यतिकरण, तो इसको हम मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की हम श्रेणी में रखेंगे जनाब, क्योंकि व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो इसमें विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, उसकी आवश्यक शर्तें, ये सब हम जब देखेंगे तो बताएंगे अच्छे से। ठीक है ना, आगे है कला संबद्ध स्रोत क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए करते चलिएगा। बोल रहे ना कि आप पेपर में छाप कर यानी कॉपी में छाप कर रख लीजिए, यही आपके लिए बोर्ड एग्जाम में रामबाण का काम करेगा। ठीक है ना, चलिए अगला टॉपिक है भैया विवर्तन क्या है, और विवर्तन के लिए भी मतलब यहां से पूछा जाता है शर्त, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अगला है देहली आवृत्ति। ठीक है, 37 नंबर, तो देहली आवृत्ति भी बहुत ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट है कार्यफलन, ये भी काफी पूछता है। अगला है देहली तरंग दैर्घ्य। तो इन तीनों टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस एक एक लाइन की परिभाषा है, एक एक लाइन की डिफिनेशन है, जब हम बताएंगे ना तो एकदम मक्खन लगेगा। आप किताब में के चक्कर में पड़े रहोगे, लेकिन हम किताब से बिल्कुल परिभाषा नहीं लिखाएंगे, अपने शब्दों में इतना आसान देंगे कि बस एक बार में दिमाग में छप जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देहली आवृत्ति, कार्यफलन और नेक्स्ट देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, ये तीन के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बबुआ, अगला है क्वेश्चन नंबर जो 40 है। ठीक, समस्थानिक क्या होता है, तो देखिए ये टॉपिक समस्थानिक क्या है। ठीक है, एक मिनट भाई, समस्थानिक, और दूसरा है समभारिक, और तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। ये तीनों क्या है, यूं समझिए भाई, एक ही माँ के तीन लाल हैं। मतलब कहने का ये है कि समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक कभी साथ नहीं छोड़ते। एक पेपर में आ जाएगा समस्थानिक क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। दूसरे में दे देगा समभारिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरे में कह देगा समन्यूट्रॉनिक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या किसी और में दे देगा कि समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या किसी में कह देगा समभारिक समन्यूट्रॉनिक में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित। तो मतलब इन्हीं तीनों को घुमा फिरा कर न जाने कितने क्वेश्चन बनाएगा। तो इन तीनों को तो हम भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस चैप्टर हैं, जिस चैप्टर के ये टॉपिक हैं, उस चैप्टर में इन्हीं का राज है। ठीक है, कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है। नेक्स्ट है बच्चों नाभिकीय बल क्या होता है, और नाभिकीय बल की विशेषताएं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बल क्या होता है, इसकी विशेषता पूछता है। अगला है कि परमाणु क्रमांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर की परिभाषा पूछता है, परमाणु क्रमांक की भी परिभाषा पूछता है, परमाणु भार की भी पूछता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या आ गया ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं परमाणु भार। ठीक, ये उसके बराबर होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संख्या। अगला है बच्चों कि द्रव्यमान क्षति क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बच्चों ये सब लास्ट वाले जो है ना, बस छोटे छोटे एक एक पेज वाले चैप्टर हैं, और इनमें यही सब क्या हैं, प्रमुख वाले टॉपिक होते हैं। तो इनके अलावा कुछ और पूछ भी नहीं सकता है, इसीलिए बोलते हैं ये सारे के सारे पूरे 100 में 100% आने तय हैं। अगला है बंधन ऊर्जा क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंधन ऊर्जा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी जिसको कहा जाता है AMU। ठीक है ना, AMU। तो AMU बराबर, अच्छा एक आपसे क्वेश्चन है, अगर देखते हैं किसी को पता है, एक AMU बराबर कितने MeV होते हैं। देखते हैं, किसी को अगर याद हो तो कमेंट करिएगा कि एक AMU, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर कितने MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। किसी को अगर याद हो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बाकी भाई हम जब पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे ही, ठीक है। अगला है नाभिकीय विखंडन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसगुल्लों,
बिल्कुल आप लोगों की तरह बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, नाभिकीय विखंडन। क्योंकि ये चैप्टर से ही भाई, उस चैप्टर में है क्या, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, और कुछ भी ना है। तो नाभिकीय विखंडन बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, हम साइड हट रहे हैं। हो गया ना बबुआ। चलिए अगला देखते हैं, नाभिकीय संलयन। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताया ना कि नाभिकीय विखंडन एक, और दूसरा नाभिकीय संलयन। देखिए विखंडन में होता है कि परमाणु टूट जाता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में। संलयन का मतलब जुड़ जाना, ठीक है ना। तो इतना यहां पर नहीं समझना, केवल टॉपिक जानिए भी। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक के प्रकार यहां पर, ठीक है ना, पूछता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, अवक्षय परत किसे कहा जाता है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करें, विभव प्राचीर क्या है, यानी ये सब पीएन संधि डायोड वाले हैं, यानी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो चैप्टर है लास्ट उसमें का है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाती हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रमुख नियम। देखिए सबसे ज्यादा तो परिभाषा ही है, एक परिभाषा में हमने लगभग 53 या 54 देख लिया। अब प्रमुख नियम कौन कौन से हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इससे बताया ना कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। हमने खुद बच्चों एग्जाम के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, खुद ये चीज़ हमने किया था, इसीलिए ये किसी की कॉपी की हुई चीज़ें नहीं है। आप देख लेंगे हमारी मतलब जब स्टार्ट किए तभी से हमने ये चीज़ बताना शुरू किया है, और हर साल, पिछले ज़्यादा तो नहीं भैया, 2 से 3 साल में ही यहाँ तक आज भाई मिलियन के करीब फैमिली है। तो इतने में बच्चों का प्यार मिला है। कारण यही है कि हमने हमेशा उनको वो चीज़ दिया है कि जो चीज़ उनको चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये खुद भाई बोलते हैं ना कि ये खुद पे प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। खुद हमने ये चीज़ किया है, फिजिक्स में अच्छा नंबर आया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, हमारा भी 90 के करीब आया था, पहुँचे नहीं थे कि, लेकिन क्या था 89 था फिजिक्स के अंदर उस टाइम 2014 में, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, ये सब क्या है कि भाई इससे हमारा दिमाग अच्छे से सब चीज़ को बांट बांट के पढ़ता है, मेहनत कर लेगा। लेकिन वैसे में खिचड़ी करोगे ना, नहीं समझ में आएगा। तो प्रमुख नियम में कौन कौन से नियम हैं, और जितने नियम हैं बच्चों, ये वाले टॉपिक या तो 3 नंबर में आएंगे या 5 नंबर में आएंगे, याद रखना, क्योंकि सब निगमन है। तो पहला हो जाएगा भैया कूलाम का नियम। क्या, कूलाम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो भाई इसको तो हम जरूर बोलेंगे बच्चों, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे, गॉस की प्रमेय, क्योंकि ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति याद करो, बताए हैं। तो ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम। तो भैया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम। तो ये भी 100 में 100% पूछेगा, इतना जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ क्या एक ही सेट में कितना आएगा। अरे सेट मतलब जो सेट होते हैं, यानी पेपर आपके सेट होंगे, कितने होंगे, या तो 5 या 7। हर साल 7 ही होते हैं, तो अब की बार भी 7 ही रहेंगे। तो 7 सेट बनने हैं ना। तो जैसे हो सकता है किसी में गॉस की प्रमेय का आ जाए 5 नंबर में, किसी में पूछ ले ओम के नियम का पूरा सत्यापन, किसी में कहेगा किरचॉफ के नियम का, लेकिन आएगा, चाहे अथवा में करके रहे बच्चों, लेकिन आएगा तो आएगा, ठीक है ना, याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5, एम्पियर का परिपथी नियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मोस्ट नहीं है तो नहीं देखना है, हम इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं ताकि उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कर सकें, ठीक है। चलिए अगला बायो सेवर्ट का नियम। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम, नियम वाले क्वेश्चन बात कर रहे हैं अभी हम। और अगला है बच्चों की फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक। 1 मिनट, इसमें एक चीज़ और टॉपिक नहीं लिखा है भैया, 1 मिनट। देखिए एक मज़ेदार टॉपिक तो हम भूल ही गए।
भैया एक और टॉपिक था, उसको तो हम भूल ही गए, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। वो टॉपिक तो हमको नहीं भूलना चाहिए, कैसे मिस कर दिया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, ऐसा करेंगे, उसको निगमन वाले में देखेंगे ना हम। इसको तो हम बता रहे हैं भाई, अभी तो नियम है, नियम बता रहे हैं, तो पहले समझिए, वो तो आपका डेरिवेशन में आ जाएगा। देखिए बायो सेवर्ट का नियम हो गया, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, तो ये तो 3 नंबर में आएगा, ठीक। लेकिन उसमें पूछ लेगा कि यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम, ठीक है। तो परावर्तन का एक नियम हो जाता है भैया, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो हम इतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं बोल सकते, आएगा भी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कह देगा तो 2 नंबर में आएगा। लेकिन अगर कह दे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए, तब ये 3 नंबर का टॉपिक जरूर बन जाएगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, आपके प्रमुख नियम वाले हैं। और भी है इसमें, ठीक है ना, और भी है, एक लिख ले लेते हैं, जैसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक मजेदार नियम की ही तरीका समझिए, क्योंकि आइंस्टीन ने दिया था जो ये फार्मूला होता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, यानी आपके जो कहते हैं ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन। थ्योरी का मतलब जिसमें मतलब निगमन नहीं होता है, कुछ मतलब इधर उधर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा छापना होता है, यानी लिखना होता है। जैसे पूरा होता है कि हाँ पूरा का पूरा कोई चीज़ है तो पूरा डिटेल्स में उसके बारे में 1 पेज आधे पेज में लिखो, तो वो थ्योरी होता है, ठीक है ना। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो कहने का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि। तो ये सारे टॉपिक अगर हम बात करें तो बच्चों कितने नंबर में आते हैं, 5। ज़्यादातर इसमें भी ये तो या तो 3 में रहेंगे या 5 में, ठीक। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है। अब इसमें देखिए लिखना ही पूरा होता है, सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, भाई लिखा भी है ना। उसके अलावा इसकी संरचना यानी बनावट कैसे होती है, फिर इसकी कार्यविधि कैसे होती है। तो इसमें कुछ निगमन तो था नहीं, लिखना ही ज़्यादा था, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, सैद्धांतिक यानी डेरी मतलब जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया था बच्चों 5 नंबर में। अगला है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि। तो भैया ये भी हमने बताया ना 5 नंबर में ही आएगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2024 में 2 से 3 सेट में आया था। तो ये सब 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। अगला बात करें तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक टॉपिक है। अगला है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आया भी था 2024 में भी, और हर साल पूछता है बच्चों, याद रखना हर साल आएगा, ठीक। कि रदरफोर्ड ने, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, इसका अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, कि जब उन्होंने स्वर्ण पन्नी लिया रदरफोर्ड ने, फिर अल्फा कणों की बमबारी किया, उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ अल्फा कण पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा विचलित होते हैं, कुछ 90 अंश के विचलित होते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा कोण पर मतलब विचलित होते हैं, तो कुछ ऐसे क्या है वापस ऐसे मुड़ जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाला था कि हाँ परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे होती है, परमाणु की बनावट कैसे होती है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, क्या कुछ सीन होता है, सब कुछ जो बताया था, तो वही होता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है नंबरिंग करके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भैया, देखिए स्क्रीनशॉट करते चलना, हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों की रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आप कभी मिस मत करेंगे इसको भैया, ठीक। क्योंकि अगर आपने इनको हल्के में ले लिया तो फिर उसके बाद एग्जाम में ही मोनू सर की बात याद आएगी कि काश, फिर केवल उस टाइम एक ही वर्ड निकलेगा काश, काश हमने पढ़ा होता, काश हमने मोनू सर की बात मानी होती। तो काश वाली सीन ही ना आए ना, इसलिए अभी से तैयार कर लो। अगला है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो बच्चों इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा पूछता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। अगला है कि बोहर बरी का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बोहर का या बोहर बरी का परमाणु मॉडल। ठीक, नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनद के रूप में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में इसके अलावा है ही क्या, तो ये 3 नंबर में पूछता है। और नेक्स्ट है 9वां टॉपिक पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनद या उत्क्रम अभिनद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों दोनों टॉपिक 3 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में आते हैं। अब इनमें से या तो ये 3 नंबर में आएगा या फिर इसमें 5 नंबर वाला एक और टॉपिक है, वो भी थ्योरी बेस्ड है। क्या है चलिए देखते हैं। तो ये है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। दोनों टॉपिक बच्चों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों में 100% पूछेगा, और वो भी पूरे के पूरे 5 नंबर का बबुआ, 5 नंबर में पूछेगा। तो भाई यहां पर क्या है, ये टॉपिक एकदम ठोस वाले होते हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। समझ में आई बात? चलिए बच्चों अब हम देखते हैं बबुआ आपके जो डेरिवेशन टाइप के महत्वपूर्ण निगमन। अब भैया निगमन तो ज़्यादा आपका यानी 95% तो मान के चलिए कि 5 नंबर में ही पूछता है, जो आपका रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बात करें कभी कभार केसेस में होता है 3 नंबर में आ जाए, नहीं तो 5 नंबर में। अब प्रमुख निगमन में क्या क्या है ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस 15 से 16 निगमन है। ठीक है, पूरे किताब में। पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और सब के सब 5 नंबर में ही आने हैं बच्चों। अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो 100% आएगा, टपकेगा, याद रखना। जैसे 2022 का ही पेपर उठाओ, ये 3-4 सेट में आया था, 23 में उठाओ 1-2 में आया था, 24 में उठाओ 1-2 में, मतलब हर साल पूछे जाते हैं, इतना याद रखो। ठीक, क्योंकि इनके अलावा मतलब चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, तो निगमन में इनके अलावा जाएगा कहाँ भाई, किताब से ही तो देगा ना, कहाँ जाएगा। तो यही टॉपिक होते हैं आपके, ये फिक्स वाले टॉपिक हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इनको भी। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है भैया कि व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के लिए जो फार्मूला होता है ना कि P/Q बराबर R/S, अभी तक जो पिछला हमने देखा वो सब भी करवाया है, आपको खुद पता होगा, और ये जो है ये भी सब करवाए हैं, तो कुछ नया नहीं है। फर्स्ट में जितने डेरिवेशन आप देख रहे हैं सब करवाया है हमने, प्लेलिस्ट भी बनाया है 12th फिजिक्स 2025 करके, ठीक है ना, सब उसी में मिल जाएंगे। तो यहां पर व्हीटस्टोन सेतु की बात करें, यह भी 5 नंबर में ही आता है। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, तो ये तो आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया। ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक काफी ज्यादा पूछा जाता है। और अगला है एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक निकालना होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब करवाए हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि ये आपको कहां से मिलेगा, 12th फिजिक्स 2025 वाले प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, या फिर जिस टॉपिक पर चाहिए आप बोलकर हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, भैया बोल दीजिए बस काम हो जाएगा। अगला है कि देखिए ये अब यहां तक, जैसे ये 7 है तो हमने बताया कि ये फर्स्ट फिजिक्स का है आपका, यहां तक करवा दिए हैं, और नीचे भी करवाया है लेकिन अगले साल करवाया है, अब की नहीं अभी, तो ये भी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा लंबा है ये सब टॉपिक लेकिन काफी मजेदार है। ठीक है, अगला पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेते, चलिए हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे भैया देखते हैं। तो अगला है कि संपर्क में रखे
दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, यानी जो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो भैया ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। आगे की किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सब करवाए हैं पिछले साल में, अब की साल भले नहीं करवाए हैं, लेकिन टॉपिक अगर सर्च मारोगे तो आपको मिल ही जाएगा हमारी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक परावर्तन की व्याख्या, दूसरा अपवर्तन की व्याख्या। तो नीचे है भी वो कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, यानी हाइगेंस के सिद्धांत की मदद से परावर्तन की घटना क्या होती है उसको पूरा समझना होता है, और अपवर्तन कैसे होता है वो चीज। तो ये दोनों टॉपिक बच्चों आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई एक आता है, या तो परावर्तन पूछेगा या फिर अपवर्तन, याद रखना। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बच्चों। आगे है भैया कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में ठीक सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, द्विस्लिट या द्विरेखा छिद्र ऐसे कह के पूछता है, तो याद रखना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। एकल झिर्री वाला काफी पूछता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। कोई कितना भी टॉपिक डिफिकल्ट हो बच्चों फिजिक्स में, हम उसको एकदम हलवा बनाकर आपको देंगे, याद रखना। अगला है कि डे ब्रोगली कहेगा या डी ब्रोगली, ठीक याद रखना, चाहे दे लिखा रहे या डी लिखा रहे, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें अगर हम बात करें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, उसके लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आपके 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यानी श्रेणियां हैं। काफी पूछता है बच्चों, इसको 5 नंबर में आएगा पूरा डेरिवेशन, या तो एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ऐसे पूछ लेगा कि लाइमन श्रेणी ये किस, मतलब जैसे होता है ना कि भाई किस पट्टी पे पाई जाती है, ठीक है, या किस श्रेणी में होती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। या पूछ लेगा बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, तो 1 नंबर वाले में, नहीं तो 5 नंबर का आएगा तो पूरा आपको व्याख्या करना होगा, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड सभी श्रेणी होगा। अगला है बच्चों की बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो ये कुछ आपके 18 हमने लिख दिए हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा है, आपने देखा होगा मुश्किल से 13 या 14 हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको हर हाल में देखना ही होगा। अगर आप यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों फिजिक्स। अब इसके अलावा बचता है केवल और केवल आपका न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट है कि आप जितना हो सके टाइम निकालकर टाइम दीजिए, एक दिन में एक चैप्टर का ही सोच लें, तब भी 13 से 14 दिन के अंदर निपट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 1-2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है नहीं, और आपका इसमें क्या कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले में भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो 2 से 3 चैप्टर तो कट जाएंगे, कुल मिला के बचेंगे आपके 10 से 12 चैप्टर। अब एक दिन भी अगर आप टाइम निकालते हैं 1-2 घंटे ना, तब फिर फिजिक्स का निपटारा हो जाएगा न्यूमेरिकल में। इस बात को समझ लीजिएगा, टाइम दीजिए, मेहनत करिए भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, याद रखना। या आप किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करो ना बच्चों, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जल्द ही अपने यूट्यूब फैमिली 1 मिलियन तक करवा दीजिए भाई, हमारी भी इच्छा है, ठीक है। कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन हम भी कर लें आप लोगों के साथ में। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।